अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी लाश की वापसी का 5वां हिस्सा। राजू थाने में रात बसर नहीं करना चाहता था। उसे मालूम था कि रात को वो भेड़िया बन जाता है और अगर पुलिस को उसका राज पता चल गया तो वो उसे गोली मारकर हलाक कर देंगे। उसने शाम होने से पहले ही इंस्पेक्टर आर्थर से कहना शुरू कर दिया कि वो वापस घर जाना चाहता है। इंस्पेक्टर ने उसी वक्त सुराग रसां बहराम को फोन किया और बताया कि राजू वापस जाना चाहता है। बहराम ने फोन पर इंस्पेक्टर को मशवरा दिया कि राजू को जाने न दें और उसे हवालात में बंद कर दें, क्योंकि हमारे पास खूनी लाश को गिरफ्तार करने के लिए सिर्फ यही एक जरिया रह गया है। इंस्पेक्टर ने राजू को बताया कि उसे आज की रात हवालात में रहना होगा। राजू परेशान हो गया। उसने गिड़गिड़ाकर दरख्वास्त की कि उसे थाने में रात न रखा जाए और घर जाने की इजाजत दी जाए, लेकिन इंस्पेक्टर उसे किसी सूरत भी थाने से बाहर जाने की इजाजत देने को तैयार न हुआ। आखिर राजू ने भागने की कोशिश की। उसे सिपाहियों ने थोड़ी दूर जाकर पकड़ लिया और इंस्पेक्टर की हिदायत के मुताबिक हवालात में बंद कर दिया। अब तो राजू की जान पर मुसीबत बन गई। उसे अच्छी तरह मालूम था कि शाम होते ही वो इंसान से भेड़िया बनना शुरू हो जाएगा और ये लोग उसे कभी जिंदा न छोड़ेंगे। अब वो वहां से भाग भी नहीं सकता था। हवालात के दरवाजे पर लोहे की मोटी मोटी सुलाखें लगी थी और मोटा सा ताला पड़ा था। दीवार के ऊपर छत के पास एक रोशनदान था। वहां तक किसी इंसान का चढ़कर पहुंचना बिल्कुल ही नामुमकिन बात थी। राजू बेचैनी से हवालात की कोठरी में टहलने लगा। उस कोठरी में एक चोर भी लेटा हुआ था। उसने राजू को इधर उधर चक्कर लगाते देखकर एक मोटी सी गाली देकर कहा, आराम से बैठ जा। राजू ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और फिर अपने ख्यालात में खोया रहा। चोर ने देखा कि राजू ने फिरने से बाज ही नहीं आ रहा तो उसने उठकर राजू के सर पर जोर से मुक्का मारा। राजू जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि कैदी चोर हट्टा कट्टा आदमी था। राजू की आंखों के आगे तारे नाचने लगे। उसने कैदी से कहा कि वो उसे क्यों मार रहा है। चोर कैदी ने उसे गाली देकर फिर से मारना शुरू कर दिया। हरामजादे, तू एक जगह पर चैन से क्यों नहीं बैठता? आखिर तुझे तकलीफ क्या है? राजू के मुंह और नाक से खून जारी हो गया। इतने में शोर की आवाज सुनकर सिपाही अंदर आया। उसने हट्टे कट्टे चोर कैदी को लात मारकर परे हटाया और राजू को उसकी मारपीट से निजात मिली। सिपाही ने चोर कैदी के पेट में मुक्का मारकर कहा, अगर फिर उसने हवालात में औदम मचाया तो वो उसे गोली मार देगा। चोर कैदी कंबल ओढ़कर दीवार के साथ लगकर पड़ गया और थोड़ी देर में खराटे लेने लगा। राजू को किसी पल चैन नहीं पड़ता था। उसने चौकीदार सिपाही से कहकर एक बार फिर इंस्पेक्टर को पैगाम भिजवाया कि उसे रिहा कर दिया जाए, वो सब फिर वापस थाने में आ जाएगा। लेकिन इंस्पेक्टर किसी हालत में भी उसे रिहा करने पर तैयार नहीं था। इतने में वहां बहराम भी आ गया। वो हवालात के सुलाखों वाले दरवाजे से गुजरने लगा तो राजू ने आवाज देकर उसे बुला लिया, जनाब, खुदा के लिए मेरे हाल पर रहम करें, मुझे छोड़ दें। मैं कसम खाकर कहता हूं कि सुबह फिर थाने हाजिर हो जाऊंगा। बहराम ने हंसकर कहा, राजू, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि तुम रात हवालात में गुजारना नहीं चाहते? अगर सुबह को फिर हाजिर होना है तो रात हवालात में गुजारने में क्या हर्ज है? राजू ने हाथ जोड़कर कहा, एक ऐसी मजबूरी है साहब कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। मेरी हालत पर रहम करें और मुझे छोड़ दें। मैंने कोई कसूर भी तो नहीं किया कि जिसकी बिना पर आपने मुझे यहाँ बंद कर दिया है। बहराम ने सुलाहों के साथ मुंह लगाकर कहा, राजू, हमें मालूम है कि तुम खूनी लाश के साथ साथ फिरते रहे हो। हमें यह भी मालूम है कि खूनी लाश तुम्हारी दोस्त है, वो तुम्हें कुछ नहीं कहती। हम चाहते हैं कि तुम किसी तरह खूनी लाश को घेर कर उस जगह ले आओ जहां हम तुम्हें हुक्म दें। अगर तुम ऐसा करने पर तैयार हो जाओ तो हम तुम्हें इतना इनाम देंगे कि तुम सारी जिंदगी ऐश करोगे। बोलो, क्या तुम तैयार हो? राजू ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तैयार हूं जनाब, आप मुझे जो कहेंगे वही करूंगा, लेकिन मुझे इस कोठरी से बाहर निकाल दें। बहराम ने कहका मारकर कहा, मुझे खुशी है कि तुमने हमारी बात को मान लिया, लेकिन हम तुम्हें उस वक्त तक थाने से बाहर नहीं जाने देंगे जब तक खूनी लाश हमारे कब्जे में नहीं आ जाती। बहराम ये कहकर आगे चल दिया। राजू उसका मुंह देखता रह गया। अब सूरज गुरूब होने में थोड़ी देर ही रह गई थी। धूप थाने की दीवारों से उतरने लगी थी। थाने में शाम के साए गहरे होना शुरू हो गए थे। राजू की बेचैनी बढ़ रही थी। चोर ने कंबल में से मुंह बाहर निकालकर राजू को एक बार फिर आराम से बैठ जाने को कहा। राजू ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी न देखा और कोठरी में बेचैनी से टहलता रहा। वो जब चोर के करीब से गुजरा तो उसने कंबल के नीचे से हाथ निकालकर उसकी टांग इस बुरी तरह से खींची कि राजू मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा और उसका एक दांत आधा टूट गया। मुंह से खून जारी हो गया। राजू ने चोर को गिरबान से पकड़कर बाहर खींच लिया, लेकिन चोर चूंकि उससे ज्यादा ताकतवर और हट्टा कट्टा था, इसलिए उसने राजू की बुरी तरह से पिटाई करनी शुरू कर दी।
पुलिस के सिपाही भागे भागे आए और उन्होंने राजू को बचा लिया, नहीं तो चोर उसे जान से मार डालता। राजू कोठरी में एक तरफ दीवार से लगकर बैठ गया। उसके मुंह से अभी तक थोड़ा थोड़ा खून बह रहा था, जिससे वो बार बार कोहनी से पोंछ डालता था। चोर उसको बार बार गाली दे देता और उसका मजाक उड़ा रहा था। राजू सर झुकाए खामोश बैठा था। उसे मालूम था कि रात को ये चोर उसके चुंगल से बचकर ना जा सकेगा, ये जरूर उसके हाथों हलाक हो जाएगा। उसने चोर से कहा, देखो अब भी वक्त है, जुबान संभाल कर चुपके से सो जाओ, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। चोर कहका मारकर हंसा, तुम कौन होते हो मुझे माफ करने वाले? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, मैं चाहूं तो तुम्हें फूंक मारकर उड़ा सकता हूं। मेरे सामने तुम्हारी हैसियत ही क्या है? राजू ने कोई जवाब न दिया और वह एक बार गहरी नजरों से चोर को घूर कर खामोश हो रहा। उसे मालूम था कि रात को चोर की खैर नहीं है और कल सुबह उसकी लाश हवालात के फर्श पर पड़ी होगी। ये बात यकीनी थी कि उस बदबख्त हट्टे कट्टे चोर की अजियतनाक मौत राजू के हाथों लिखी थी। वो एक बार फिर उठकर फर्श पर इधर उधर टहलने लगा। जो जो शाम करीब आ रही थी वो बेचैन हो रहा था। उसने आखिरी बार इंस्पेक्टर आर्थर और सराग रसा बहराम को एक सिपाही के हाथ पैगाम भिजवाया कि बराए मेहरबानी उसे रिहा कर दिया जाए, लेकिन जो सिपाही पैगाम वापस लाया उसने राजू को सख्त नाउम्मीद कर दिया। राजू ने कंबल ओढ़ा और दीवार के साथ लगकर लेट गया। उसे हर तरह से नाउमीदी हो गई थी। उसे यकीन हो गया था कि अब उसके हवालात से बाहर निकलना एक नामुमकिन बात है। दिन डूब गया, सूरज मगरबी उफक के नीचे गुरूब हो गया। राजू ने कंबल मुंह के ऊपर कर रखा था। उसकी हालत खराब होने लगी थी। उसके इंसान से भेड़िया बनने का काम शुरू हो गया था। दांत लंबे नोकीले होकर जबड़े से बाहर को निकल आए थे। हाथ पांव भेड़िए के पंजों में तब्दील हो गए और सारे जिस्म पर बाल उग गए थे। वो इंसान से भेड़िया बन चुका था। शाम के साए रात के अंधेरों में बदल गए थे। हवालात की कोठरी से बाहर एक हल्की सी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। सर्दी बढ़ गई थी। चौकीदार हवालात के बाहर बेंच पर पहरा देते देते ऊँग रहा था। चोर कैदी कंबल ओढ़े सो रहा था। राजू ने एक बार कंबल से सर बाहर निकालकर देखा, वो भेड़िया बन चुका था। बाहर हवालात में अंधेरा अंधेरा सा था। अचानक चोर कैदी की आंख खुल गई। उसने चौकीदार सिपाही को आवाज देकर कहा, सर्दी लगती है, एक कंबल और दिया जाए। सिपाही ने उसे गाली देकर कहा कि ये उसकी मां का घर नहीं है, आराम से सो जाओ। कैदी ने सिपाही को जवाब में एक मोटी सी गाली दी और कंबल से सर बाहर निकालकर सिगरेट सुलगा लिया। वो सिगरेट पीते हुए बुड़बुड़ाने लगा। भेड़िया कंबल के अंदर मुंह किए लेटा था। चोर कैदी ने राजू को भी गालियां देना शुरू कर दी। उल्लू का पट्ठा, एक ये मेरी कोठरी में आ गया है, कैसा मजे से कंबल ओढ़े सो रहा है, इस कमबख्त को सर्दी नहीं लगती, क्यों ना मैं इसका कंबल ओढ़ लूं। ये कहकर चोर कैदी आगे बढ़ा और राजू का कंबल खींचने लगा। राजू अगरचे भेड़िया बन चुका था, लेकिन उसे इतना एहसास था कि वो हवालात में है और उसे ख्वामखा किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। उसने दांतों से पकड़कर अंदर से कंबल खींच लिया। चोर कैदी की मौत उसे आवाजें दे रही थी। उसने भी बाहर से जोर लगाकर कंबल खींचना शुरू कर दिया। भेड़िए का गुस्सा शदीद नफरत में बदल गया। चोर कैदी ने एक ही झटके से कंबल राजू के ऊपर से खींच लिया और कहा, देखता हूं कि तुम कैसे कंबल ओढ़कर सोते हो। अब ये फिक्रा उसके मुंह में ही था कि क्या देखता है, एक खूनखार आंखों और नोकीले जहरीले दांतों वाला भेड़िया कंबल के नीचे से निकलकर उसकी तरफ घूर रहा है। चोर तो हक्का बक्का होकर रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहा है और यह जीते जागते इंसान की जगह भेड़िया कहां से आ गया। वक्त बड़ा नाजुक था। अगरचे चोर ने चीख मारी तो सिपाही जाग उठेगा और फिर भेड़िए को गोली मार दी जाएगी। भेड़िए ने उछलकर चोर कैदी की गर्दन अपने खूनखार दांतों में दबोच ली। भेड़िए ने इस तेजी और इतनी महारत से चोर की गर्दन में दांत गाड़े कि उसकी सांस की नाली भेड़िए के शिकंजे में आ गई और उसके मुंह से एक आवाज तक न निकल सकी। भेड़िए ने एक ही झटके से चोर की मोटी गर्दन को उधेड़ कर रख दिया। खून से फर्श सुर्ख हो गया। चोर मर चुका था। अब भेड़िया दीवार के साथ अंधेरे में खड़ा बाहर निकलने की तरकीब पर गौर कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सोचने की ताकत कम हो गई थी क्योंकि वो इंसान से जानवर बन चुका था। बेख्तियार उसकी आंखें रोशनदान की तरफ उठ गईं। अगर किसी तरह से वो रोशनदान तक पहुंच जाए तो फिर बाहर कूद सकता है। भेड़िए ने उछलकर छलांग लगाई तो वो रोशनदान से टकराकर नीचे गिर पड़ा। वो नीचे पानी के डोंगे पर गिरा। डोंगा उलट गया। शोर सुनकर सिपाही जो हवालात के बाहर पहरा दे रहा था उसकी आंख खुल गई। उसने वहीं से आवाज लगाई, क्या कर रहे हो अंदर तुम लोग? कोई जवाब न आया तो सिपाही ने सोचा शायद कैदी सो रहे हैं। फिर उसे अंदर से किसी जानवर की गुर्राहट सी सुनाई दी। उसने ख्याल किया कि कहीं कोई बिल्ली या कुत्ता अंदर न घुस गया हो। यह सोचकर वो उठा और हवालात की सुलाखों में से अंदर देखने लगा। अंदर का मंजर देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। एक हवालाती की उधड़ी हुई खून आलूद लाश फर्श पर पड़ी थी और एक भेड़िया अपने खूनी दांत निकाले उसे घूर कर गुर्रा रहा था। सिपाही ने शोर मचा दिया। भेड़िया उछलकर हवालात की सुलाखों पर झपटा और उसे जोर लगाकर तोड़ने की कोशिश करने लगा।
सिपाही का शोर सुनकर थाने के दूसरे सिपाही भी बंदूकें लेकर भागे। हवालात में लाश और भेड़िया दोनों को देखकर सिपाहियों के होश गुम हो गए। उन्होंने उसी वक्त इंस्पेक्टर को इत्तला दी। इंस्पेक्टर आर्थर फौरन थाने पहुंच गया। वो भी एक भेड़िए और दूसरी लाश को देखकर हैरान रह गया। सवाल ये था कि दूसरा हवालाती राजू कहाँ चला गया। इंस्पेक्टर ने सुराग रसा बहराम को बुलवा लिया। बहराम ने आते ही हवालात में चोर की लाश और भेड़िए को देखकर इंस्पेक्टर से कहा, यह भेड़िया यहाँ कहाँ से आ गया? खुदा जाने कहाँ से आ गया है ये। इंस्पेक्टर ने सिपाहियों से पूछा कि ये भेड़िया कहाँ से आ गया है। सब ने लाइल्मी का इजहार किया। शहर में कभी कोई भेड़िया नहीं आया था। फिर ये भेड़िया कौन था और कहाँ से चलकर इस हवालात में आ गया था, जबकि हवालात का दरवाजा बंद था और बाहर ताला पड़ा हुआ था। बहराम ने कहा, सवाल यह है कि राजू कहाँ चला गया। उसने और इंस्पेक्टर ने सिपाहियों से बार बार पूछा कि राजू शाम को कहाँ था। सब ने यही कहा कि वह हवालात में कंबल ओढ़कर सो रहा था। पहरेदार सिपाही ने भी गवाही दी कि उसने अपनी आंखों से राजू को कंबल ओढ़कर सोते देखा था। हवालात के ताले की चाबी उसकी जेब में थी। सवाल ही पैदा नहीं होता था कि किसी ने उसकी जेब में से चाबी निकालकर राजू को रिहा कर दिया हो। फिर वो कहाँ चला गया? एक बात तो साफ थी कि चोर को भेड़िए ने ही हलाक किया है। अब दो सवाल पैदा होते थे। पहला ये कि भेड़िया हवालात के अंदर कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, और दूसरा ये कि राजू कैसे फरार हो गया। इंस्पेक्टर ने कहा, मेरे ख्याल में इस भेड़िए को गोली मार देनी चाहिए, यह खूनखार दरिंदा है। बहराम ने कहा, मैं कुछ देर इंतजार करना चाहता हूं इंस्पेक्टर। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत बड़े राज पर से पर्दा उठने वाला है। राज? कौन सा राज बहराम? तुम खामोशी से देखते चलो। फिर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि भेड़िए को किसी तरीके से काबू करके उसे जंजीरों से बांध दिया जाए। बहराम इंस्पेक्टर को लेकर थाने के दफ्तर में आ गया। सिपाहियों ने भेड़िए को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। भेड़िए को पकड़ने के लिए जरूरी है कि कोई सिपाही हवालात का दरवाजा खोलकर अंदर जाए, मगर अंदर जाते हुए हर कोई घबरा रहा था। आखिरकार एक सिपाही ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसने अंदर कदम रखा ही था कि भेड़िया उछलकर उसकी गर्दन पर गिरा और उसकी गर्दन को अपने पंजों में लेकर झंझोड़ने लगा। सिपाही की चीख बुलंद हुई। बहराम इंस्पेक्टर कमरे से निकलकर हवालात की तरफ भागे। इतनी देर में दूसरे सिपाही ने भेड़िए पर गोली चला दी थी। गोली भेड़िए के दिल पर लगी और वो फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। ये तुमने क्या किया? तुम्हें तो भेड़िए को जिंदा पकड़ने के लिए कहा था, अहमक कहीं के। बहराम ने सिपाही को डांटा। सिपाही ने कहा, जनाब, अगर मैं गोली ना चलाता तो भेड़िया हमारे एक साथी को जरूर हलाक कर डालता। जो सिपाही अंदर गया था वो अपनी गर्दन सहलाता हवालात से बाहर आ गया। बहराम ने हुक्म दिया कि भेड़िए की लाश को उसके कमरे में पहुंचा दिया जाए। भेड़िया खत्म हो चुका था। उसकी लाश बहराम के कमरे में एक तरफ जमीन पर डाल दी गई। इंस्पेक्टर आर्थर ने उससे पूछा कि वो लाश किस तरह अपने कमरे में उठा लाया है। बहराम ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर संजीदगी से कहा, आर्थर, शायद एक ऐसा हैरत अंगेज वाकया जो कि तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन ना आए। इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ यार बहराम, तुम कभी कभी ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगते हो। मुझे यकीन नहीं आता कि ये तुम ही बोल रहे हो। बहराम ने कहा, इंस्पेक्टर, ये ठीक है कि हम जेट हवाई जहाज और एटम बम के ज़माने में रह रहे हैं, मगर इस ज़माने में भी बाज़ ऐसी बातें देखने में आती हैं कि हम दांतों तले उंगली दाब लेते हैं। मुझे भी कैसे ही किसी अजीबोगरीब वाक़े की तवक्को है। बहरहाल तुम मेरे कमरे में ही रहना। आज की रात हम सुबह तक इस भेड़िए की लाश के पास रहेंगे। सारी रात इंस्पेक्टर और बहराम भेड़िए की लाश के पास बैठे रहे। वो कॉफ़ी बना बनाकर पीते और बातें करते रहे। इंस्पेक्टर ने कई बार सोने की कोशिश की, लेकिन बहराम ने उसे जगा दिया। इंस्पेक्टर, आज की रात सोना मत। आज की रात शायद तुम एक ऐसी शय देखो कि तुम्हें कभी यकीन ना आए। आखिर तुम इस लाश में से क्या करामत निकालना चाहते हो बहराम? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता। समझ में मेरी भी कुछ नहीं आ रहा। बहरहाल मैं चाहता हूं कि आज की रात हम अपनी अपनी नींद कुर्बान कर दें। इसी किस्म की बातें करते करते रात गुजर गई। सुबह की रोशनी नमूदार होने लगी। सूरज के निकलते ही भेड़िए की लाश में तब्दीली आना शुरू हो गई। बहराम ने इंस्पेक्टर को लाश के पास लाया और वो आंखें मलता हुआ अपनी आराम कुर्सी से उठकर लाश के पास आ गया। दोनों झुककर भेड़िए की लाश को बड़े गौर से देखने लगे। लाश में एक अजीबोगरीब तब्दीली आ रही थी। उसके जिस्म पर से बाल गायब होने लगे थे। देखते ही देखते भेड़िए की लाश पर से सारे बाल गायब हो गए। उसके पंजे इंसानी हाथ पैरों में बदल गए। खोपड़ी बड़ी होकर इंसान की खोपड़ी बन गई। झुकी हुई कमर सीधी हो गई और थोड़ी देर के बाद इंस्पेक्टर और बहराम की आंखों के सामने राजू की खून आलूद लाश पड़ी थी। ये सब क्या है बहराम? मुझे तो चक्कर आ गया है। बहराम खुद बड़ा हैरान था। उसने राजू की लाश को उलट पलट कर देखा और कहा, इंस्पेक्टर आर्थर, यह कुदरत का एक हैरत अंगेज अजूबा हुआ है। कोई साइंसदान इस हकीकत को तस्लीम नहीं करेगा जो अभी अभी हमने अपनी आंखों से देखी है। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि एक भेड़िया आहिस्ता आहिस्ता इंसान बन गया हो? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं सुना। इंस्पेक्टर ने सर हिलाकर कहा। बहराम बोला, लेकिन ऐसा हुआ है और हमारी आंखों के सामने हुआ है। हम राजू की लाश को अस्पताल भेजकर इसका पूरा मुआयना कराएंगे और मालूम करेंगे
कि ऐसी कौन सी चीज थी जिसने एक अच्छे भले इंसान को भेड़िया बना दिया। इंस्पेक्टर ने कहा शायद यही वजह थी कि राजू बार बार हवालात के बाहर निकलने की दरख्वास्त कर रहा था। बहराम बोला हाँ, इसके सिवा और कोई वजह नहीं हो सकती। उसे मालूम था कि जो ही रात आएगी वो इंसान से भेड़िया बन जाएगा, इसलिए उसके लिए हवालात से बाहर भागना जरूरी हो गया था, लेकिन वो जा ना सका और एक हवालाती का खून करके खुद भी हलाक हो गया। इंस्पेक्टर ने बहराम से पूछा कि क्या इस इंसान नुमा भेड़िए का किसी तरह से खूनी लाश से कोई ताल्लुक है। बहराम ने कहा क्यों नहीं, लाश का इस भेड़िए इंसान से बड़ा गहरा ताल्लुक था। यही वजह थी कि लाश ने राजू को कभी कुछ नहीं कहा था, वो इसकी दोस्त थी। सवाल यह है कि राजू कौन था और कहां से आया था, किसने इस पर जादू कर दिया था, या इसे कोई ऐसी भयानक दवाई पिला दी कि वो रात को भेड़िया बन जाता था और सुबह को फिर से इंसान बन जाता था। इंस्पेक्टर ने उसी वक्त पुलिस के सर्जन को तलब कर लिया। पुलिस सर्जन ने बड़े गौर से राजू की लाश का मुआयना किया। उसे कोई ऐसी अजीब शय लाश में नजर न आई जो दूसरी इंसानी लाशों से मुख्तलिफ हो। बहराम और इंस्पेक्टर ने पुलिस सर्जन को लाश के बारे में सिवाय इसके कुछ न बताया कि ये एक ऐसे नौजवान की लाश है जो किसी बीमारी से मर गया है और पुलिस पता चलाना चाहती है कि वो बीमारी कौन सी थी। सर्जन ने कहा इंस्पेक्टर साहब, इस लाश में मुझे कोई बीमारी के जरासीम दिखाई नहीं दे रहे, सिवाय इसके कि लाश की आंखों में एक ऐसी चमक है जो आमतौर पर दरिंदों में होती है। शुक्रिया सर्जन साहब, आपको बड़ी जहमत दी। पुलिस सर्जन के जाने के बाद इंस्पेक्टर ने बहराम से कहा कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि राजू की तरह के दूसरे इंसान भी इस शहर में आ गए हों जो रात को भेड़िए बन जाते हों और सुबह को फिर इंसान की शक्ल में वापस आ जाते हों। बहराम गहरी सोच में डूब गया। उसने अपने माथे पर उंगली फेर कर कहा इसका खतरा हो सकता है, हमें खबरदार रहना होगा। लेकिन एक बात है, अगर राजू का कोई साथी भेड़िया होता तो वो उसे छुड़ाने जरूर आता। इंस्पेक्टर ने कहा हो सकता है वो अब आ जाए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें होशियार रहना चाहिए। बहराम ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया और खुद घर की तरफ चल पड़ा। अब इसमें किसी शक्को शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि कब्रिस्तान में राजू की जासूसी करने वाले सिपाही और जिम्मेदार को भी उसी भेड़िए ने कत्ल किया था। बहराम ने घर जाकर सारा किस्सा गजाला को सुनाया और वो हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। बहराम ने मुस्कुराकर कहा अभी कुछ और अजीबोगरीब बातें देखने में आएंगी। कभी ये भी किसी ने सुना था कि एक लाश जिंदा होकर चल फिर रही हो और लोगों को कत्ल करती फिरती हो। गजाला ने कहा खूनी लाश का कुछ पता चला कि वो कहाँ है। बहराम बोला उसे पकड़ने का एक ही जरिया भेड़िया इंसान था, वो भी मर गया। लाश को आखिरी बार गोरकर ने कब्रिस्तान में देखा था, वहीं गड़े के बाहर उसके पांव के निशान पाए गए थे। कई रोज से शहर के अंदर या बाहर कोई वारदात नहीं हुई जिससे मालूम होता है कि लाश कहीं निकल गई है। गजाला ने फिक्रमंद होकर कहा पहले भी तुम लोगों ने यही सोचा था और लाश हमारे घर तक पहुंच गई थी। मैं तो कहती हूँ या तो उस लाश को ठिकाने लगाओ और या नौकरी छोड़ दो, हम यूरोप के किसी मुल्क में चले जाते हैं। मुझे तुम्हारी जिंदगी हर शय से बहुत प्यारी है। बहराम गजाला की इस बात पर हंस पड़ा। तुम तो बड़ी बहादुर हो गजाला, फिर ये डरपोक औरतों जैसी बातें क्यों करने लगी। गजाला ने कहा जाने क्यों अब मुझे उस खूनी लाश के ख्याल से ही डर आने लगा है। खुदा जाने कब वो यहाँ आ जाए। मैं तो तुम जब बाहर जाते हो तो सारे दरवाजे खिड़कियां अंदर से बंद कर लेती हूँ। हाँ ऐसा तुम्हें जरूर करना चाहिए, लेकिन डरना नहीं चाहिए। जिंदगी और मौत सिर्फ खुदा के हाथ में है और फिर इंशाल्लाह हम उस खूनी लाश को जरूर एक ना एक दिन मौत के घाट उतार कर रहेंगे। बहराम नाश्ता करके बिस्तर पर लेट गया। वो सारी रात का जागा हुआ था, पलंग पर गिरते ही सो गया। शाम को वो उठा, कपड़े वगैरह बदलकर सीधा दफ्तर पहुंचा। इंस्पेक्टर आर्थर भी ताज़ा दम होकर थाने आ गया था। उसने बहराम को बताया कि पुलिस के डॉक्टर ने भेड़िए इंसान की चर्बी से ऐसे जरासीम का खोज लगाया है जो एक खास दवा पीने से पैदा होते हैं और डॉक्टर का ख्याल है कि ये दवा हिमालय में पाई जाने वाली खास बूटी से तैयार की जाती है। मेरा तो ख्याल है राजू ने तिब्बत में किसी सन्यासी के हाथों ये दवा पी होगी। सुना है तिब्बत में ऐसे सन्यासी लोग मौजूद हैं जो इंसान को जानवर में तब्दील कर सकते हैं। बहराम ने कहा खुदा ना करे कि अब किसी दूसरे भेड़िए इंसान से पाला पड़े, बस अब तो यही दुआ है। उसके बाद उन्होंने खूनी लाश की फाइल निकालकर उस पर गौर करना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर का ख्याल था कि उन्हें लाश का खोज जरूर लगाना चाहिए, उसकी तरफ से गाफिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि किसी रोज फिर कोई वारदात हो जाए और हमें इतला मिले कि फलां जगह लाश ने किसी इंसान को हलाक कर दिया है। बहराम ने इंस्पेक्टर के ख्याल की तायीद करते हुए बताया कि आखिरी मर्तबा लाश के कदमों के निशान कब्रिस्तान में देखे गए थे। हो सकता है वो एक बार फिर जंगल की तरफ निकल गई हो, क्योंकि जंगल ही लाश के लिए एक अच्छा ठिकाना हो सकता है। इंस्पेक्टर ने कहा इसीलिए तो मैं कहता हूं कि हमें जंगल में लाश को तलाश करके उसे पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। बहराम बोला इंस्पेक्टर लाश को सिर्फ इसी सूरत में पकड़ा जा सकता है कि उसे किसी तरह से मजबूर करके लोहे के भारी भरकम और मजबूत पिंजरे में बंद करके उस पर बिजली छोड़ दी जाए और लाश को लोहे के पिंजरे के साथ ही पिघलाकर खाक में मिला दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि लाश को लोहे के पिंजरे में कैसे बंद किया जाए। एक जरिया राजू था, वो खत्म हो गया। बहराम ने कहा
पहले भी मैंने उसे लोहे के पिंजरे में बंद किया था। मेरा ख्याल है अब भी मुझे ही ये फर्ज अंजाम देना पड़ेगा, लेकिन ये काम बड़ा मुश्किल है। तुम लाश तक कैसे पहुंचोगे? उसे किस तरह आमादा करोगे कि वो लोहे के पिंजरे में आकर बंद हो जाए? उसके लिए मुझे खुद लाश की तलाश में जंगल में जाना होगा। लेकिन लाश तुम्हारी जान की दुश्मन है बहराम, वो तुम्हें देखते ही पहचान लेगी और तुम्हें जिंदा न छोड़ेगी। ठीक है, मगर ये खतरा मुझे मोल लेना ही पड़ेगा। लोहे का एक बड़ा पिंजरा जिसमें 1-1 फुट मोटी लोहे की भारी सुराखें लगी थी तैयार कर लिया गया। उस पिंजरे को बहराम ने अपनी निगरानी में जंगल में एक जगह ले जाकर रख दिया। फिर उस पिंजरे के साथ एक ऐसी बिजली की तार लगा दी जिसका कनेक्शन सड़क पर बिजली के खंभे से था। 1 मिनट के इशारे से उस लोहे के पिंजरे में बिजली की खौफनाक हद तक खतरनाक रोह दौड़ाई जा सकती थी। बहराम ने देहाती आदमी का लिबास बदल लिया और जंगल में घूम फिर कर लाश की तलाश शुरू कर दी। उसने इर्द गिर्द के लोगों से पूछगिछ की, किसी ने लाश को ना देखा था, बल्कि उल्टा ये सुनकर लाश जंगल में मौजूद है वो अपने झोंपड़े छोड़कर वहां से भाग गए। इधर ये तैयारियां हो रही थी और उधर लाश जंगल में एक ऊंचे टीले के गार में आराम कर रही थी। लाश ठंडे गार के अंधेरे में जमीन पर लेटी हुई थी। उसे ना खाने की जरूरत थी और ना पीने की। वो खाए पिए बगैर हजारों बरस तक जिंदा रह सकती थी। लाश की आंखों में कभी कभी बहराम की शक्ल घूम जाती थी। लाश को इतना मालूम था कि बहराम उसका कातिल है। बहराम ही वो शख्स है जिसने उसको जला दिया था। एक बार लाश ने गार में लेटे लेटे बहराम के जिस्म की बू को महसूस किया। लाश में एकदम से हरकत पैदा हो गई और अपनी जगह से उठी और गर्दन गार के मुंह की तरफ घुमाकर सूंघने लगी। थोड़ी देर के बाद ये बू गायब हो गई। लाश अपनी जगह पर साकित बैठी रही, फिर वो लेट गई। एक रोज बहराम घूमते फिरते उस गार के पास आ गया जिसके अंदर लाश लेटी हुई थी। लाश को बहराम की बू इतनी तेज महसूस हुई कि वो उठकर बैठ गई और फिर गार के मुंह की तरफ चल पड़ी। बाहर बहराम बड़े गौर से गार के अंदर झांक कर देखने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसने लाश के भयानक जिस्म को अपनी तरफ बढ़ते देखा। वो डर कर पीछे हटा। उसे हरगिज उम्मीद नहीं थी ये कि उस तरह से लाश से टकराव हो जाएगा। लाश उसकी तरफ लपकी। बहराम टीले के ऊपर चढ़ गया। लाश उसके पीछे भागी। बहराम को मौत आंखों के सामने नजर आई। टीले की दूसरी जानिब दरिया बह रहा था। लाश बहराम की तरफ बढ़ रही थी। बहराम को और कुछ न सूझा, उसने दरिया में छलांग लगा दी। बहराम को दरिया में कूदते देखकर लाश के मुंह से एक भयानक चीख निकली जिससे सारा जंगल गूंज उठा। बहराम दरिया में तैरता हुआ दूर निकल चुका था। दरिया से निकलकर बहराम ने अपने कपड़े निचोड़े, पैदल खेतों और मैदानों में से गुजरता सड़क तक पहुंचा। वहां से टैक्सी पकड़कर सीधा थाने आ गया। उसने इंस्पेक्टर आर्थर को सारा वाकया सुनाया। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए इंस्पेक्टर, लाश यकीनन उसी गार में छुपी होगी, वो कहीं नहीं जा सकती। इंस्पेक्टर ने कहा, हो सकता है वो वहां से जा चुकी हो। बहरहाल हमें उसे पकड़ने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, इसी तरह से उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। लाश अपने आप चलकर थाने में कभी नहीं आएगी। बहराम और इंस्पेक्टर उसी वक्त जीप में सवार हुए। अपने साथ कुछ बंदूक वाले सिपाही लिए और जंगल की तरफ चल पड़े। सिपाहियों को जब मालूम हुआ कि वो लाश को पकड़ने जा रहे हैं तो उनके रंग जर्द पड़ गए। जंगल में उस जगह पहुंचकर जीप और सिपाहियों से भरी हुई मोटर रोक दी गई जहां पुलिस ने लोहे का बेहद वजनी और मजबूत पिंजरा लगा रखा था। इंस्पेक्टर ने हुक्म दिया कि पिंजरे को क्रेन के जरिए से उठाकर उस टीले के मुंह के आगे रखा जाए जिसके अंदर लाश छुपी हुई थी। उसी वक्त एक क्रेन मंगवाई गई। क्रेन ने लोहे के वजनी पिंजरे को उठा लिया और जंगल में आहिस्ता आहिस्ता लाश के टीले की तरफ चल पड़ा। बहराम और इंस्पेक्टर उस क्रेन के साथ साथ चल रहे थे। बहराम ने अपने जिस्म को गीला करके चमड़े के एक लंबे कोट में छुपा रखा था ताकि उसकी बू से लाश वक्त से पहले ही टीले के गार से बाहर ना आ जाए। वो चाहता था कि जब पिंजरे को गार के मुंह के आगे लगा दिया जाए तब लाश को गार में से बाहर निकलने पर मजबूर किया जाए। फिर भी इस ख्याल से कि कहीं लाश उसकी बू पाकर गार से बाहर ना निकल आए, बहराम खुद पीछे रहा। उसने इंस्पेक्टर को हिदायत की कि जितनी जल्दी हो सके पिंजरे को गार के मुंह से आगे लगा दिया जाए। उस वक्त आसमान पर बादल छा रहे थे और किसी वक्त तो बिजली कड़क जाती थी। सर्दी अगरचे ज्यादा नहीं थी, फिर भी जंगल के दरख्तों पर खुश्क हवा चल रही थी। ऐसा लगता था जैसे बारिश होगी। इंस्पेक्टर अपने सिपाहियों को तेज से काम करने के लिए कहा। टीले की गार के करीब पहुंचकर लोहे के पिंजरे को एक जगह रख दिया गया। इंस्पेक्टर ने एक ऊंची जगह पर खड़े होकर गौर से टीले की गार का जायजा लिया। फिर उसने हुक्म दिया कि पिंजरे को गार के मुंह के आगे रख दिया जाए। उसके साथ ही हल्के से शोर के साथ क्रेन ने पिंजरे को ऊपर उठाना शुरू कर दिया। लोहे का पिंजरा ऊपर उठता चला गया, फिर गार के मुंह की तरफ बढ़ा। उसका एक पट खुला। क्रेन ने बड़े आराम से खुले हुए दरवाजे का मुंह गार की तरफ करके लोहे के वजनी पिंजरे को गार के मुंह के आगे रख दिया। इस काम से फारिग होकर इंस्पेक्टर ने आहिस्ता से सीटी बजाई। बहराम सीटी की आवाज सुनकर जल्दी से इंस्पेक्टर के पास पहुंच गया। उसने चमड़े का कोट उतार दिया। पिंजरे को गार के मुंह के आगे रखा देखकर वो बेहद खुश हुआ और उसने इंस्पेक्टर से कहा, अब उस खूनी लाश को हमारे पंजे से कोई नहीं छुड़ा सकता, फौरन बिजली का कनेक्शन लगा दिया जाए।
सिपाहियों ने जीप पर सवार होकर सड़क किनारे बिजली की तार खंभे की बड़ी तार से लगा दी। अब सिर्फ एक बटन दबाना था, जिसके दबते ही लोहे के भारी पिंजरे में 11,000 वोल्ट की तबाहकुन बिजली सरायत कर जाती और वो सुर्ख होकर खूनी लाश के साथ ही पिघल जाता। इधर ये तैयारियां हो रही थी और उधर गार के अंदर लाश बड़े सुकून से पत्थरों पर लेटी हुई थी। उस पर क्रेन वगैरह के शोर ने कोई असर नहीं किया था, लेकिन फिर अचानक उसने बहराम की अपने कातिल की बू महसूस की। लाश चौकन्नी होकर उठी और अपने भारी कदम आहिस्ता आहिस्ता उठाती गार के दरवाजे की तरफ चल पड़ी। बाहर बहराम और इंस्पेक्टर पुलिस के साथ दरख्तों में छुपकर बैठे लाश का इंतजार कर रहे थे कि वो कब गार से बाहर आकर पिंजरे में फंसे और वो बिजली का बटन दबाकर उसे जलाकर भस्म कर दें। इतने में उन्होंने लाश का चेहरा देखा। 2 सिपाही लाश का कटा फटा पत्थर जैसा खौफनाक चेहरा देखते ही बेहोश होकर गिर पड़े। बहराम ने इंस्पेक्टर को इशारा करके लाश का चेहरा दिखाया। लाश गार के मुंह पर खड़ी कुछ ताज्जुब के साथ बाहर लगे लोहे के पिंजरे को देख रही थी, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि यह पिंजरा किस लिए लगाया गया है। बहराम और इंस्पेक्टर सांस रोके इस इंतजार में थे कि लाश कब पिंजरे में दाखिल होती है। लाश अपनी जगह पर साकित खड़ी थी, वो बिल्कुल हरकत नहीं कर रही थी। उसे अपने कातिल बहराम की बड़ी तेज बू आ रही थी, जैसे उसका दुश्मन कहीं पास ही छुपा हुआ हो। बहराम ने सोचा कि लाश को आगे बढ़ाने की सिर्फ एक ही तरकीब है कि वो उसे आवाज दे। चुनाचे उसने जोर से आवाज दी, खूनी लाश मेरे पास आओ, मैं यहाँ हूँ। आवाज लाश के कानों में पड़ी तो उसने जरा सी हरकत करके अपना चेहरा उस तरफ घुमाया जिधर से बहराम की आवाज आई थी। जाने क्यों लाश को खतरे का एहसास हो गया, लेकिन आखिर वो बेदिमाग की लाश थी जिसके अंदर सोचने समझने और दूर अंदेशी से काम लेने की ताकत बिल्कुल नहीं थी। कातिल की आवाज ने उसे पागल सा कर दिया। वो आगे बढ़ी और उसने महसूस किया वो एक मोटी सुलाखों वाले कमरे में आ गई है। बहराम ने चीख मारकर कहा, बटन दबा दो, जल्दी करो। सिपाही ने फौरन बिजली का बटन दबा दिया। बटन के दबते ही लोहे के पिंजरे में 11,000 वोल्ट की बरकी रौ दौड़ गई। लोहे के पिंजरे को एक शदीद झटका लगा और उसमें से नीले रंग के शोले से निकलने लगे। लाश भी पिंजरे के साथ ही झटका खाकर सुलाखों के साथ लग गई। बिजली की शदीद लहर लाश के बदन में भी दौड़ गई। नीले शोले उसके जिस्म से भी निकल रहे थे। लाश अपनी जगह से हिली और पिंजरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी। बहराम और इंस्पेक्टर ने परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखा, कहीं लाश पिंजरे से बाहर न निकल जाए। लाश पिंजरे के दरवाजे के पास आकर रुक गई। अब उसके जिस्म से सुर्ख शोले निकल रहे थे। लोहे के पिंजरे ने सुर्ख होकर पिघलना शुरू कर दिया था। फिर एक झटका खाकर लाश पिंजरे में से निकलकर गार के अंदर चली गई। देखते ही देखते लोहे का पिंजरा पिघला हुआ लावा बनकर जमीन पर बह गया। बहराम और इंस्पेक्टर ने सर झुका दिए। लाश बचकर निकल गई थी। बिजली की रौ बंद कर दी गई। इंस्पेक्टर ने कहा, लाश गार में जाकर जरूर मर गई होगी, हमें अंदर जाकर पता लगाना चाहिए बहराम। बहराम ने बड़े गौर से गार के मुंह की तरफ देखते हुए कहा, शायद ऐसा ही हो, और यह भी हो सकता है कि लाश का कुछ भी न बिगड़ा हो, वो उसी तरह से जिंदा हो और उसके बदन में बिजली पैदा हो गई हो। ऐसी सूरत में लाश पहले से ज्यादा खतरनाक हो गई होगी। अब वो किसी शख्स को महज छूने से आग के शोले में बदल सकती है। इंस्पेक्टर हैरान रह गया। अगर ऐसा हो गया तो ये तो बड़ी हलाकत खेज बात होगी। लाश तो अब पहले से भी ज्यादा तबाही फैला देगी। वो तो जिस लोहे के खंभे को हाथ लगाएगी उसे जलाकर राख कर देगी। मेरा ख्याल है शायद ऐसा ना हो, लेकिन एक बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि लाश जिंदा है, वो मरी नहीं। हमें गार में चलकर पता करना होगा। ऐसा करना मौत को दावत देने के बराबर होगा। इसके लिए हम कोई दूसरा तरीका तलाश करते हैं। बहराम ने तमाम सिपाहियों को जंगल में पीछे जाने को कहा। उसने क्रेन भी वापस भिजवा दी। सिपाहियों ने पीछे जाने का सुना तो उनकी जान में जान आ गई। वो बड़ी तेजी से वापस जाते हुए जंगल के आखिरी किनारे तक जा पहुंचे। टीले के बाहर अब इंस्पेक्टर बहराम और एक सिपाही रह गए। सिपाही इंस्पेक्टर आर्थर का खास बॉडीगार्ड था और ऐसे मौकों पर हमेशा उसकी हिफाजत के लिए साथ रहता था। वो आगे बढ़कर गार से कुछ फासले पर आकर रुक गए। अब उन्हें गार के मुंह के आगे पिघले हुए लोहे में से भाप उठती साफ दिखाई दे रही थी। गार में अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था जब तक कि पिघला हुआ लोहा ठंडा ना हो जाए। इंस्पेक्टर ने पिस्तौल से गार के मुंह पर फायर किए। गोलियों के धमाकों से जंगल गूंज उठा। लाश बाहर न आई। बहराम ने ऊंची ऊंची आवाजें दी। लाश फिर भी नमदार न हुई। आखिर इंस्पेक्टर के बॉडीगार्ड सिपाही ने कहा कि वो गार के अंदर जाकर पता करता है कि लाश जिंदा है कि नहीं। बहराम और इंस्पेक्टर ने उसे इस ख्याल से बाज रहने को कहा, लेकिन उनके मना करने के बावजूद सिपाही गार के मुंह की तरफ बढ़ा। गार के बाहर पिघला हुआ लावा सिसका रहा था। सिपाही बड़ा जीदार और निडर था। उसने इधर उधर से झाड़ियां तोड़कर लावे पर फेंकी, फिर पत्थर फेंके और थोड़ी देर बाद गार तक जाने का रास्ता सा बन गया। सिपाही ने बड़े हौसले से पत्थर पर कदम कदम चलना शुरू कर दिया। उस वक्त बहराम ने इंस्पेक्टर से कहा कि इस शख्स को गार के अंदर नहीं जाना चाहिए, मुझे यकीन है कि लाश अंदर जिंदा है। इंस्पेक्टर ने सिपाही को आवाज दी कि वापस आ जाओ, मगर सिपाही उस खतरे में कूद चुका था।
उसने दूरी से कहा कि वो लाश का खोज लगाकर ही वापस आएगा। सिपाही गार के मुंह के पास जाकर रुक गया। उसने पेटी में से पिस्तौल निकालकर हाथ में रख ली और अंदर झांक कर देखा। गार में अंधेरा था। उसने सोचा अगर लाश मर गई होती तो जरूर गार के करीब ही गिरी होती, वो जरूर जिंदा है और नजर कहीं छुपी हुई है। फिर उसे ख्याल आया कि हो सकता है कि लाश दूर अंदर जाकर मर गई हो। सिपाही को यह भी एहसास था कि अगर उसने लाश का खोज लगा लिया तो उसे जरूर इनाम भी मिलेगा और तरक्की भी हो जाएगी। ये सिपाही पागलपने की हद तक बहादुर था। वो गार के अंदर दाखिल हो गया। उसने अंधेरे में फूंक फूंक कर कदम उठाते हुए गार की दीवार के साथ साथ आगे चलना शुरू कर दिया। गार की फिजा में जले हुए गोश्त की बू फैली हुई थी। उस बू ने सिपाही का हौसला बुलंद कर दिया। अब उसे यकीन हो गया कि लाश जरूर मर चुकी है और उसका गोश्त जलकर सड़ गया होगा। आगे चलकर गार बाएं तरफ घूम गई थी। सिपाही भी उस तरफ घूम गया। वहां अंधेरा ज्यादा था। उसने टॉर्च निकालकर रोशन की। गार में रोशनी हुई तो उसने देखा कि गार आगे से बंद था और खाली पड़ा था। लाश खुदा जाने कहां गायब हो गई थी। सिपाही ने सोचा कि लाश जरूर गल सड़कर मिट्टी के साथ मिल गई है। उसने इत्मीनान का सांस लिया और पिस्तौल जेब में डालकर वापस हुआ। अभी वो गार के मुंह पर ही पहुंचा था कि अचानक उसने अपने सामने लाश को खड़े देखा। ये लाश कहां से आ गई? वो शशदर रह गया। लाश जिंदा थी और एक हैबतनाक भूत बनकर उसके सामने खड़ी थी। जिस वक्त सिपाही अंदर दाखिल हुआ, लाश उस पत्थरों की दीवार के साथ लगकर खड़ी थी। उसने सिपाही को अंदर जाते देख लिया था, लेकिन उस वक्त तो अपनी जगह से हरकत नहीं करना चाहती थी। बिजली के जबरदस्त झटके ने उसके सारे जिस्म को हिलाकर रख दिया था। उसका भूत जैसा जिस्म एक बार आग में अंगारा बनकर फिर अपनी असली हालत में आ गया था। सिपाही ने जेब से पिस्तौल निकालकर लाश पर 4 फायर कर दिए। गार के बाहर बहराम और इंस्पेक्टर ने पिस्तौल के फायरों की आवाज सुनी तो वो चौंक उठे। उसने जरूर लाश पर फायर किया है। लाश जिंदा होगी, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इंस्पेक्टर ये कहकर गार की तरफ बढ़ा। बहराम भी उसके पीछे गया। वो पत्थर जिन पर पांव रखकर सिपाही गार में गया था अब पिघलने हुए लावे में डूब चुके थे। गार में जाने का रास्ता बंद हो गया था। वैसे भी बहराम ने इंस्पेक्टर को अंदर जाने से रोक दिया था, क्योंकि वो दुनिया के किसी भी हथियार के साथ लाश का मुकाबला नहीं कर सकते थे। अगर वो सिपाही की मदद को अंदर जाते तो जरूर लाश उनको भी हलाक कर देती। इंस्पेक्टर ने जोर जोर से सिपाही को आवाजें दी। अंदर से कोई जवाब न आया। दूसरी बार बहराम ने आवाज दी। अंदर से सिपाही की कोई आवाज सुनाई न दी। गार के अंदर सिपाही ने बहराम और इंस्पेक्टर की आवाजें सुन ली थी, मगर लाश को देखकर उस पर ऐसा सख्ता तारी हो गया था कि उसकी आवाज बंद हो गई थी। वो फटी हुई आंखों से लाश को अपनी तरफ बढ़ते देख रहा था। मौत उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। सिपाही पीछे हटने लगा, लेकिन लाश से बचकर वो कहीं नहीं जा सकता था। एक पत्थर से ठोकर खाकर वो नीचे गिर पड़ा। लाश उसके ऊपर पहुंचकर रुक गई। अंधेरे में सिपाही को लाश की आंखें अंगारों की तरह दहकती दिखाई दी। लाश उस पर झुक गई। सिपाही के जिस्म में थरथरी पैदा होने लगी। लाश ने उसे एक हाथ से पकड़कर चूहे की तरह ऊपर उठा लिया। लाश के छूते ही सिपाही के जिस्म को बिजली का जबरदस्त झटका लगा और वो जलकर एकदम कोयला बन गया। लाश सिपाही की लाश के जले हुए ढांचे को लेकर गार के मुंह पर आई और उसे बाहर फेंक दिया। बहराम और इंस्पेक्टर ने सिपाही के जले हुए ढांचे को देखा तो खौफ से उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। लाश की अंगारा आंखों में बहराम की शक्ल आ गई। वो गार के अंदर जाते जाते वापस घूमी और पिघले हुए लावे पर पांव रखती बहराम की तरफ बढ़ी। इंस्पेक्टर ने चीख मारकर कहा, भागो बहराम, लाश हमारी तरफ आ रही है। बहराम और इंस्पेक्टर ने बेतहाशा भागना शुरू कर दिया। वो मुंह उठाए झाड़ियों और पौधों को फलांगते जंगल में वापस भागे जा रहे थे। उन्होंने सीटी बजा बजाकर जंगल से बाहर बैठे हुए सिपाहियों को खतरे से खबरदार कर दिया। सिपाहियों ने जीप और मोटर के इंजन स्टार्ट कर दिए। फिर उन्होंने बहराम और इंस्पेक्टर को जंगल में से भागकर अपनी तरफ आते देखा तो वो भी घबरा गए। वो चाहते थे कि दोनों अफसर मोटरों में बैठे और वहां भाग जाएं, और यही हुआ। जो ही बहराम और इंस्पेक्टर आर्थर जीप में बैठे, वो एक धचके के साथ हवा से बातें करने लगी। इंस्पेक्टर जरा भारी बदन का था। उसका सांस बुरी तरह फूल गया था। उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया कि लाश से उनकी जान बच गई, लेकिन ये हकीकत बड़ी तबाहकुन थी कि लाश मर न सकी थी और उसके अंदर 11,000 वोल्ट की बिजली सरायत कर गई थी। बहराम का ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। लाश पहले से ज्यादा खतरनाक हो गई थी। अब वो किसी इंसान को सिर्फ हाथ लगाने से जलाकर स्याह कर सकती थी। इंस्पेक्टर का सांस दुरुस्त हुआ तो उसने बहराम से कहा, मुझे अपने बॉडीगार्ड के मरने का बेहद अफसोस है। काश वो रुक जाता, गार के अंदर न जाता। हमने उसे बहुत रोका मगर वो ना रुका। मैं महकमे की तरफ से उसके बच्चों को 50,000 रुपए के इनाम दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। बहराम ने कहा, अब हम सब की जिंदगियां खतरे में हैं। लाश जब तक इस शहर के करीब जंगल में है, इस शहर पर भयानक मौत का साया मंडलाता रहेगा। इंस्पेक्टर गहरी सोच में था। कहने लगा, ये लाश अब किसी तरह से हलाक नहीं हो सकती। अगर इस पर टैंक और तोप का गोला भी फेंका गया तो वो टुकड़े टुकड़े होकर फिर जुड़ जाएगी। उसके बदन में ऐसी लचक है कि जहां से गोश्त अलग होता है
वो फिर कशिश की वजह से खींचकर अपने आप जुड़ जाता है। बहराम ने कहा, इस लाश की बर्बादियों को रोकने का अब सिर्फ एक ही तरीका रह गया है कि किसी तरह लाश के कंधे में ट्रांसमीटर फिट कर दिया जाए, फिर रेडियाई लहरों की मदद से इसे अपनी मर्जी के मुताबिक चलाकर दरिया में डूबने के लिए कहा जाए। जब लाश दरिया में उतर जाए तो ट्रांसमीटर को ज़ाया कर दिया जाए। उसके बाद लाश फिर कभी दरिया में से बाहर न निकल सकेगी। इंस्पेक्टर ने कहा, यह वही बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली बात है। सवाल यह है कि लाश के बदन में ट्रांसमीटर कौन लगाएगा, यही अब हमें सोचना है। जीप थाने की तरफ उड़ी जा रही थी। दोनों पुलिस अफसर आपस में बातें भी कर रहे थे और लाश को अपने कंट्रोल में लाने के मसले पर भी गौर कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं था कि अब यही एक तरकीब लाश को नेस्तो नबूद करने की रह गई थी कि उसके जिस्म में ट्रांसमीटर लगाकर उसे अपने कंट्रोल में कर लिया जाए, फिर उसे दरिया की तरफ चलाया जाए। उसे दरिया की गहराइयों में कंट्रोल सिस्टम के जरिए उतारकर उस आले को तोड़कर खत्म कर दिया जाए जिससे लाश को कंट्रोल किया जाता था। लाश के जिस्म में ट्रांसमीटर फिट करने के लिए बड़ी अक्लमंदी और हिकमत अमली की जरूरत थी। जाहिर है कोई इंसान ये काम लाश के करीब जाकर न कर सकता था। अचानक इंस्पेक्टर आर्थर के जहन में ख्याल आया और उसने बहराम से कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम मशीन का एक आदमी तैयार करें, जिस तरह के रोबोट होता है, मशीन के उस आदमी को हम कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल करें। ये मशीनी इंसान किसी तरह से लाश के पास जाए और हमारी मर्जी के मुताबिक उसके जिस्म में ट्रांसमीटर लगाकर वापस आ जाए, चाहे वही खत्म हो जाए। बहराम ने कहा, इंस्पेक्टर आर्थर, तुम्हारा ख्याल बड़ा अच्छा है, मगर हम एक मशीन का इंसान तैयार कर लें तो हम बड़ी आसानी से उस लाश के पास पहुंचा सकते हैं, मगर उसमें खतरा है। इससे पहले कि मशीनी इंसान लाश के जिस्म में ट्रांसमीटर फिट करे, लाश उसे हाथ लगाकर एक ही झटके से तबाह कर देगी। इंस्पेक्टर ने कहा, इसमें हमें फुर्ती और तेजी से काम लेना होगा। मशीनी इंसान को इतना फुर्तीला और तेज बनाना होगा कि वो पलक झपकने में ये काम करे, और इससे पहले कि लाश उसे तबाह करे वो अपना काम कर चुका हो। क्या ख्याल है तुम्हारा? बहराम को इंस्पेक्टर की यह तजवीज़ बहुत पसंद आई। अब लाश पर काबू हासिल करने की यही एक तरकीब रह गई थी। उसने कहा, हमें बेहतरीन इंजीनियरों और साइंसदानों की खिदमात हासिल हैं। हम बेहतरीन से बेहतरीन मशीनी इंसान तैयार करा सकते हैं, ऐसा मशीनी इंसान जो कंप्यूटर के बटन दबाते ही तेजी से हरकत करे। उसी रोज इंस्पेक्टर ने आईजी पुलिस को पूरी रिपोर्ट फराहम करके दे दी और सिफारिश की कि उन्हें एक मशीनी इंसान बनाने की इजाजत दी जाए। आईजी पुलिस ने रिपोर्ट पढ़ने के बाद मशीनी इंसान बनाने की इजाजत दे दी। ये काम बड़ा तेजी से मगर खुफिया तरीके से शुरू कर दिया गया। साइंसदान और बेहतरीन इंजीनियर्स रात दिन काम करने लगे। उस इंसान का साइज एक 16 साल लड़के का था और उसके अंदर सारी मशीन रखी गई थी जो एक कंप्यूटर से चलती थी। उस तरफ मशीनी इंसान बनाने की तैयारियां जोरों शोर पर थीं और इधर खूनी लाश पहाड़ के गार में खामोश लेटी थी और उसके बदन में बड़ी ज्यादा बिजली दौड़ रही थी। उस बिजली की गर्मी ने लाश के अंदर बहुत ज्यादा ताकत भर दी थी। उसका अंदाजा खूनी लाश को उस वक्त हुआ जब गार के अंदर एक काला नाग फन फैलाए उसकी तरफ बढ़ा। लाश खामोश बैठी रही। नाग उसकी तरफ बढ़ता चला आया। नाग के ख्याल में ये एक आम इंसान था जो गार के अंदर आकर लेट गया था। वो उसे डसकर हलाक करना चाहता था। उसे क्या खबर थी कि वो एक आम इंसान नहीं है बल्कि एक बड़ी ही खतरनाक लाश है। जो ही नाग ने लाश की पिंडली पर डसा, नाग को बिजली का जबरदस्त झटका लगा और वो शूं की आवाज के साथ जलकर हलाक हो गया। उसके बाद लाश ने उठकर सिपाही को जला डाला था। राजू ने मरने से पहले बहराम सुराग रसां को राज में लेकर बताया था कि गांव में एक स्याह पोश रहता है जिसमें इतनी ताकत है कि वो अपने जादू से कब्र में लेटी हुई मुर्दा लाश को जिंदा करके अपनी मर्जी के मुताबिक उससे काम ले सकता है। बहराम ने सोचा कि मशीनी इंसान तो तैयार हो ही रहा है, क्यों ना पहले उस स्याहपोश जादूगर से मिलकर कुछ काम लिया जाए। हो सकता है कि वो कोई ऐसी लाश खूनी लाश की तरफ रवाना करे जो उस पर जादू के जोर से गालिब आ जाए। ये सोचकर बहराम गांव में स्याहपोश जादूगर की तलाश में आ गया। स्याहपोश जादूगर अपनी पुरस्रार बैठक में मिल गया। यहाँ दीवारों पर नकली जिनों भूतों की तस्वीरें बनी हुई थी। जादूगर एक स्याह चादर वाले तख्त पोश पर आलती पालती मारे बैठा था। उसके आगे किसी मुर्दे की खोपड़ी और हड्डियां रखी थीं। बहराम ने स्याह पोश को सलाम किया और फिर अपना तारुफ कराया। स्याह पोश ने कहा, मिस्टर बहराम, मुझे जादू के जोर से मालूम हो गया है कि आप खूनी लाश को काबू करने के लिए मेरी मदद लेने आए हैं। बहराम बड़ा हैरान हुआ कि उस स्याह पोश को कैसे मालूम हो गया। उसने कहा, जनाब, अगर आपको पता चल ही गया है तो मेरी मदद करें और खूनी लाश को ठिकाने लगाएं ताकि खल्के खुदा का भला हो। उस लाश ने न जाने कितने बेगुनाह इंसानों को मौत के घाट उतार दिया है। स्याहपोश जादूगर ने अपनी लाल लाल आंखें घुमाकर मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, उस खूनी लाश की क्या मजाल के मेरे जादू के आगे ठहर सके। मिस्टर बहराम, तुम फिक्र न करो, मैं उसका काम तमाम करके ही दम लूंगा। मेरे जादू में इतनी ताकत है कि खूनी लाश उसका मुकाबला न कर सकेगी। बहराम खुश होकर बोला,
اگر آپ نے خونی لاش کو ٹھکانے لگا دیا تو حکومت کی طرف سے آپ کو بہت بڑا انعام ملے گا۔ مجھے انعام کا لالچ نہ دیں مسٹر بہرام، میں یہ کام اس لیے کروں گا کہ خونی لاش نے میرے ایک عزیز دوست کو بھی قتل کر دیا ہے۔ وہ میرے انتقام سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ لاش اس وقت کہاں ہے؟ بہرام نے کہا، خونی لاش آخری بار جنگل کی پہاڑی کی غار میں دیکھی گئی تھی۔ ہم نے اس کو 11,000 وولٹ بجلی کی رو سے مارنے کی کوشش کی لیکن وہ بچ گئی۔ سیاہ پوش بولا، اس کو بجلی کچھ نہیں کہہ سکتی، اس کا توڑ میرے پاس ہے، میرے جادو کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ میں آج ہی رات عمل شروع کر دوں گا۔ اگر آپ اس مہم میں کامیاب ہو گئے تو ہم لوگ آپ کے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے۔ سیاہ پوش نے کہا، اچھا اب آپ تشریف لے جائیں، مجھے ابھی سے کام شروع کر دینا ہوگا۔ شب بخیر۔ شب بخیر۔ بہرام سیاہ پوش کے گھر سے نکل کر دفتر کی طرف چل پڑا۔ کہنے کو تو اس نے جادوگر کو کہہ دیا تھا، لیکن دل میں اسے پورا یقین نہیں تھا کہ جادوگر لاش کو قابو کرنے یا ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ دفتر آ کر اس نے انسپیکٹر کو ساری بات بیان کر دی۔ انسپیکٹر پہلے تو مسکرایا، پھر سنجیدہ ہو کر کہنے لگا، مسٹر بہرام ویسے تو یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ خونی لاش پر کسی کا جادو چل سکتا ہے، لیکن ایک لاش قبر میں سے نکل کر زندہ ہو سکتی ہے، تو پھر سیاہ پوش کا جادو بھی لاش پر چل سکتا ہے۔ بہرحال ہمیں آخری امید اپنی مشینی انسان پر ہی رکھنی ہوگی، ہم اسی مشینی انسان کے ذریعے ہی لاش کو کنٹرول میں کر سکیں گے۔ بے شک بے شک، لیکن اگر جادوگر کوشش کرنا چاہتا ہے تو بے شک کوشش کر کے دیکھ لے، اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں مسٹر بہرام۔ سیاہ پوش جادوگر نے اپنا کام شروع کر دیا۔ رات کو اٹھ کر وہ قبرستان میں آ گیا۔ یہاں ایک قبر کی لاش پہلے ہی سے اس کے قابو میں تھی۔ قبر کے اندر مردہ ابدی نیند سو رہا تھا۔ سیاہ پوش نے قبر کے سرہانے کی طرف جا کر دیا جلایا، اسے قبر کے اوپر رکھا اور اپنے ارد گرد دائرہ کھینچ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پڑھتا بھی جاتا تھا اور قبر پر پھونکے بھی مارتا جاتا تھا۔ رات آدھی گزر گئی تھی۔ قبرستان میں ہو کا عالم تھا، کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایک الو بولا اور پھر ڈر کر خاموش ہو گیا۔ کوئی 1 گھنٹہ منتر پڑھتے رہنے کے بعد سیاہ پوش جادوگر نے اپنی آنکھیں کھول کر غور سے قبر کو دیکھا۔ قبر کی مٹی میں حرکت ہو رہی تھی۔ جادوگر نے زور شور سے منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ قبر کے اوپر سے مٹی ادھر ادھر ہٹنے لگی، پھر اس میں سے مردے کا بے جان زرد ہاتھ باہر نکلا اور یوں انگلیاں چلانے لگا جیسے کسی کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ جادوگر نے دیا اٹھا کر اس کی لو مردے کے ہاتھ سے لگا دی۔ اسے قبر کے اندر سے مردے کی چیخ سنائی دی۔ سیاہ پوش جادوگر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ مردہ قبر کے اندر زندہ ہو گیا تھا۔ اس نے منتر پڑھنے کی رفتار تیز کر دی۔ دیکھتے دیکھتے قبر کی مٹی میں سے مردے کا دوسرا ہاتھ بھی باہر آ گیا۔ پھر مردے کے دونوں ہاتھوں نے مٹی ہٹانی شروع کر دی۔ دونوں ہاتھ بازوؤں تک باہر آ گئے۔ جادوگر اونچی آواز میں منتر پڑھنے لگا۔ اب قبر کی مٹی ہٹی اور مردے کا سر باہر نکل آیا۔ مردے کے بالوں میں قبر کی مٹی بھری تھی اور آنکھوں میں موت کے سائے تھے۔ آنکھیں بے جان پتھر کی طرح سفید ہو چکی تھیں۔ مردے کے سر نے گھوم کر جادوگر کو دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر بڑی ڈراؤنی اور مردہ مسکراہٹ آ گئی۔ جادوگر نے سرگوشی میں کہا، جادوگروں کے استاد جادوگر سامری کے نام پر اٹھ کر قبر کے باہر آ جاؤ۔ مردے نے اپنا سر ہلانا شروع کر دیا جیسے ہی سامری کے نام پر وہ جھوم گیا ہو۔ پھر وہ قبر سے باہر نکل کر جادوگر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جادوگر نے اپنا ایک ہاتھ بلند کیا، مردے نے بھی اپنا ایک ہاتھ بلند کر دیا۔ جادوگر نے دوسرا ہاتھ بلند کیا تو مردے نے بھی دوسرا ہاتھ بلند کر دیا۔ جادوگر نے دونوں ہاتھ نیچے کر لیے، مردے نے بھی دونوں ہاتھ نیچے گرا دیے۔ قبرستان کی موت جیسی تاریکی اور سناٹے میں مردہ بڑا بھیانک لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے مٹی لگے خاکستری بدن کے ارد گرد میلا کفن لپیٹ رکھا تھا اور اس کی گردن پر چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے چل رہے تھے۔ جادوگر نے مردے سے کہا، سنو، سامری کے نام پر تم اس خونی لاش کو جا کر قتل کر دو جو جنگل کی پہاڑی میں چھپی ہوئی ہے اور لوگوں کو ہلاک کرتی پھرتی ہے۔ ابھی جنگل والے ٹیلے میں جاؤ اور لاش کو ٹھکانے لگا کر واپس اس قبر میں آ کر لیٹ جاؤ۔ میں کل صبح کسی وقت آ کر تمہیں ملوں گا۔ مردے کے چہرے پر خوفناک مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ اس نے یوں سر ہلا دیا جیسے کہہ رہا ہو، ابھی آپ کے حکم کے مطابق خونی لاش کی جا کر گردن مروڑتا ہوں۔ مردے نے قبرستان میں ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ اسے قبروں کے اوپر سے خشک پتوں پر چلتا دیکھ کر درخت پر سوئے ہوئے پرندوں کی آنکھ کھل گئی اور وہ ڈر کر اڑ گئے۔ الو نے زور زور سے بولنا شروع کر دیا۔ مردہ سچ مچ ایک بے جان لاش کی طرح بالکل سیدھا ہو کر چل رہا تھا۔ جب وہ گورکن کی جھونپڑی کے قریب سے گزرا تو ایک سویا ہوا کتا ہڑبڑا کر اٹھا اور زور زور سے بھونکتے ہوئے وہاں سے بھاگ گیا۔ مردہ قبرستان سے باہر نکل آیا۔ ایک بلی نے دیوار کے پاس لیٹے لیٹے آنکھیں کھول کر مردے کو چلتے دیکھا تو اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ مردہ اب جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ جنگل قبرستان سے 1-2 فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ بیچ میں دریا آتا تھا جس پر ایک کشتیوں کا پل بنا تھا۔ اتفاق سے ایک ملاح اس وقت مچھلیاں پکڑنے کی غرض سے دریا میں سے کشتی نکال کر لے جانے وہاں آ رہا تھا۔ مردہ پل کے درمیان میں ہو کر چل رہا تھا۔
मल्लाह ने दूर से किसी सफेद कपड़ों वाले इंसान को आते देखा तो उसने सोचा शायद कोई बुजुर्ग आदमी है जो अल्लाह की इबादत करने पिछले पहर जंगल को जा रहा है। वो भी पुल पर आता गया। जब वो मुर्दे के करीब पहुंचा तो वो थर थर कांपने लगा। उसके सामने एक मुर्दा आ रहा था जिसके सर में मट्टी लगी थी, गर्दन पर कीड़े मकोड़े चल रहे थे और कफन मैला हो रहा था। मुर्दा उसकी तरफ देखकर बेजान अंदाज में मुस्कुराया। मल्लाह की चीख निकल गई। मुर्दे ने अपने दोनों हाथ मल्लाह की गर्दन की तरफ बढ़ाए। मल्लाह भागने लगा मगर पुल के तख्तों पर गिर पड़ा। मुर्दे ने अपनी ठंडी उंगलियां मल्लाह की गर्दन पर रखकर उसे दबोच लिया। बेचारा मल्लाह खौफ के मारे पहले ही मर चुका था। मुर्दे ने मल्लाह की लाश की आंखें निकालकर खा ली और लाश दरिया में फेंक दी। मल्लाह की आंखें खाकर मुर्दा बेहद खुश हुआ और जंगल की तरफ चलने लगा। अब वो खूनी लाश से मुकाबले के लिए जा रहा था। मुर्दा जंगल में दाखिल हो गया। रात के अंधेरे में जंगल बिल्कुल सुनसान और तारीक था। दरख्तों पर कोई परिंदा नहीं बोल रहा था। जो ही मुर्दा जंगल में दाखिल हुआ, दरख्तों पर सोए हुए परिंदे फड़फड़ाते हुए शोर मचाते उड़ गए। गिलहरियां और खरगोश अपने बिलों से बाहर निकल आए। उन्होंने एक मुर्दे को वीरान जंगल में जाते देखा तो उनके बदन कांपने लगे। वो वापस अपने बिलों में जाकर अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को सीने से लगाकर दुबक गए। मुर्दे को स्याहपोश जादूगर के जादू के जोर से मालूम हो चुका था कि खूनी लाश कौन से टीले की गार में रुपोश है। वो ठीक रास्ते पर जा रहा था। टीले के एंड सामने जाकर मुर्दा रुक गया। उसने टीले के गार की तरफ देखा। मुर्दा कुछ देर गार के मुंह को तकता रहा। उसके चेहरे पर किसी किस्म का कोई तासुर नहीं था। वो सचमुच किसी मुर्दे का चेहरा मालूम हो रहा था। उस वक्त गार के अंदर कुछ लहरें सी पैदा हुई। मुर्दे ने आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर गार की तरफ चलना शुरू कर दिया। वो गार के अंदर दाखिल हो गया। गार में बड़ा अंधेरा और ठंडक थी। मुर्दे को गार के अंधेरे का एहसास हो रहा था, न ठंड का। कब्र में उससे ज्यादा ठंड और अंधेरा था जहां से वो निकलकर आ रहा था। गार आगे जाकर मुड़ गई। मुर्दा भी घूम गया। आगे जाकर मुर्दे का जिस्म गार की पथरीली दीवार के साथ जा लगा। गार खत्म हो गई थी। लाश कहीं भी नहीं थी। मुर्दा गार से बाहर निकल आया। लाश के मुंह पर वो कुछ देर खड़ा रहा। मुर्दे ने बड़ी मुश्किल से गर्दन घुमाकर दाएं बाएं देखा। जंगल पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। कोई पत्ता तक नहीं हिल रहा था। मुर्दे ने वापस चलना शुरू कर दिया। खूनी लाश उसे कहीं भी नहीं मिली थी। मुर्दा ज्यादा देर वहां नहीं ठहर सकता था। मुर्दा वापस कब्रिस्तान में आ गया। मल्लाह की आंखें निकालकर खाने के बाद मुर्दे की अपनी आंखों में कुछ बिनाई आ गई थी और उसे धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा था। उसने देखा कि उसके कब्र के पास जादूगर नहीं है। मुर्दा जादूगर के खिलाफ था क्योंकि उसी जादूगर ने उसे हलाक करके कब्र में डाल रखा था, लेकिन वो उसके जादू के असर में था और उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता था। अब जादूगर वहां नहीं था। मुर्दे पर जादू का असर कम हो गया था। उसने सोचा कि क्यों ना खूनी लाश की जगह जादूगर का सफाया कर दिया जाए। इस ख्याल के साथ ही मुर्दे ने चलना शुरू कर दिया। उसकी कब्र पीछे रह गई थी। मुर्दा कब्रिस्तान से बाहर निकल आया और वो कब्रिस्तान की दीवार के साथ साथ गांव की तरफ जा रहा था। गांव के मकान दूर अंधेरे में धुंधले धुंधले दिखाई दे रहे थे। मुर्दा उस कच्ची सड़क पर आ गया जो गांव को जाती थी। सड़क वीरान थी। गांव के कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। उन्हें दूर ही से एहसास हो गया था कि कोई जिन भूत या मुर्दा गांव की तरफ बढ़ रहा है। जादूगर की आंख खुल गई। उसे फौरन ही पता चल गया कि कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। वो अपनी कोठरी से निकलकर बाहर आ गया। उसने देखा अंधेरे में मुर्दा उसकी तरफ चला रहा था। वो तेज तेज चलता मुर्दे के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने एक हाथ ऊपर उठाकर कुछ पढ़कर मुर्दे पर फूंका। मुर्दा अपनी जगह पर पत्थर बनकर रुक गया। जादूगर ने पूछा, क्या तुम खूनी लाश को ठिकाने लगा आए हो? मुर्दे ने सर हिलाकर नफी में जवाब दिया। स्याहपोश जादूगर समझ गया कि खूनी लाश उसे गार में नहीं मिली होगी। उसने कहा, अब तुम उल्टे पांव वापस जाओ और अपनी कब्र में जाकर लेट जाओ। जब तक मैं आवाज न दूं, खबरदार बाहर मत निकलना। मुर्दा चुपके से वापस कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। उसकी आंखों में से जादूगर के खिलाफ नफरत की चिंगारियां निकल रही थी, लेकिन उसके जादू के हाथों मजबूर था। कच्ची सड़क पर चलते चलते मुर्दा कब्रिस्तान की दीवार के पास आ गया। यहाँ उसने दो आदमियों को देखा जो एक जगह जमीन खोदकर कुछ दफन कर रहे थे। मुर्दा रुक गया। ये दोनों कोई चोर थे जो लूटा हुआ माल जमीन में दफन कर रहे थे। मुर्दा पीछे से होकर चोरों के सामने आ गया। चोर अपने काम में लगे थे कि एक चोर की मुर्दे पर निगाह पड़ गई। वो चीख मारकर भाग गया, भूत भूत। दूसरे चोर ने मुर्दे को देखा तो कुदाल थामकर उस पर हमला कर बैठा। कुदाल का वार मुर्दे के कंधे पर लगा, मगर मुर्दे का क्या बिगड़ना था। मुर्दे ने एक हाथ बढ़ाकर कुदाल पकड़ ली और दूसरे हाथ से चोर की गर्दन पकड़ ली। चोर के सारे बदन में सर्दी और खौफ की लहर दौड़ गई। वो लरजने लगा। मुर्दे ने कुदाल के एक ही वार से चोर का काम तमाम कर दिया और बड़े आराम से मुड़कर अपनी कब्र के पास आ गया। कब्र में गहरा सुराख था। मुर्दा खामोशी से अपनी कब्र में उतर गया। उसने कब्र के अंदर जाकर मिट्टी ऊपर कर ली और लहद में लेट गया।
दूसरे रोज बहराम जादूगर के पास ये मालूम करने के लिए आया कि मुर्दा अपने मिशन में कामयाब हुआ है कि नहीं। जादूगर ने उसे बताया कि रात उसके हुक्म से मुर्दा खूनी लाश पर हमला करने के लिए गया था, मगर लाश कार में नहीं थी। फिक्र न करें, आज रात फिर हमला किया जाएगा। बहराम चला गया। जादूगर रात का इंतजार करने लगा। उधर इंस्पेक्टर आर्थर मशीनी इंसान की तैयारी में लगा हुआ था। मशीनी इंसान आधे से ज्यादा तैयार हो गया था। उसका लोहे का धड़ तैयार हो गया था। अब उसके अंदर मशीन फिट की जा रही थी और ट्रांसमीटर लगाए जा रहे थे। पुलिस के महकमे को इस मशीनी इंसान पर बड़ी उम्मीद थी कि यह जरूर खूनी लाश को गिरफ्तार कराने में कामयाब हो जाएगा। रात आधी गुजर गई तो जादूगर कब्रिस्तान में आ गया। उसने मुर्दे की कब्र पर बैठकर मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मुर्दा कब्र से बाहर आ गया। जादूगर ने उसे जंगल वाले कार में जाने की हिदायत की। मुर्दा चल पड़ा। जादूगर उसी जगह बैठा रहा। वो मुर्दे की वापसी का इंतजार करना चाहता था। मुर्दा जंगल को जाने वाली सड़क पर आ गया। सड़क बड़ी सुनसान थी। ये वही सड़क थी जो जंगल से शहर की तरफ जाती थी। मुर्दा दरिया के पुल पर पहुंचा था कि सामने से कोई ट्रक आता दिखाई दिया। मुर्दा एक तरफ हो गया। ट्रक पुल के ऐन बीच में आकर खराब हो गया। ड्राइवर ने बाहर निकलकर ट्रक के इंजन को देखना शुरू कर दिया। मुर्दा चुपके से उसके करीब से गुजर गया। मुर्दे ने वापस मुड़कर देखा तो उसे ट्रक का पिछला हिस्सा बिल्कुल खाली नजर आया। जाने मुर्दे के दिल में क्या ख्याल आया कि वो वहीं से घूमकर वापस हुआ और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए ट्रक के पास आया और उसके अंदर चढ़कर एक तरफ लेट गया। उसे अंदर की तारीकी कब्र के अंधेरे से मिलती जुलती लगी। ड्राइवर ने थोड़ी देर के बाद इंजन की मरम्मत करके नुक्स दूर कर दिया और अपनी अगली सीट पर बैठकर ट्रक चला दिया। मुर्दा पीछे लेटा था और ट्रक रात के अंधेरे में शहर की तरफ जा रहा था। शहर पहुंचकर ये ट्रक एक खुफिया जगह पर जाकर ठहर गया। मुर्दा उसी तरह अपनी जगह पर अंधेरे में लेटा रहा। इतने में एक पुलिसरार सा आदमी आया और उसने ट्रक ड्राइवर से बातें शुरू कर दी। तुमने देर कर दी। बहरहाल मैंने तमाम चीजें तैयार कर रखी हैं, अंदर आकर ले जाओ, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पुलिस मुझे फांसी के तख्ते पर लटका देगी। ड्राइवर ने अपनी नीली आंखों से घूरते हुए कहा, घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हें तुम्हारे दाम पूरे मिलेंगे और किसी को खबर भी नहीं होगी। ड्राइवर अंदर से 2 पेटियां लकड़ी की एक ट्राली पर डालकर लाया। दोनों पेटियां उसने ट्रक के पीछे रख दी। फिर जेब से 2000 रुपए के नोट निकालकर चौकीदार को दिए और ट्रक लेकर वहां से वापस चल पड़ा। मुर्दा ट्रक के पीछे उसी तरह लेटा हुआ था। किसी को पता न चल सका था। ट्रक शहर से बाहर निकल आया। फिर वो दरिया के पुल पर से गुजर गया। अब ट्रक जंगल के साथ साथ चल रहा था। जंगल भी पीछे रह गया। मैदान शुरू हो गए। ट्रक मैदानों से निकलकर छोटे छोटे टीलों के दरमियान आ गया। ये खुश्क बेआबाद और उजाड़ टीले थे। इन टीलों में से गुजरकर ट्रक एक जगह रुक गया। यहाँ एक टीले के पीछे पत्थरों के ढेर के अंदर एक रास्ता बना हुआ था। ड्राइवर ने मुंह से किसी जानवर की आवाज निकाली। पत्थरों के ढेर में बना हुआ रास्ता खुल गया। ड्राइवर ट्रक अंदर ले गया। अंदर बहुत बड़ा गार था। गार के अंदर जाकर ट्रक एक जगह रुक गया। 2 आदमियों ने आगे बढ़कर पीछे से दवाओं की पेटियां नीचे उतार ली। ड्राइवर उन लोगों के साथ एक तरफ चला गया। ट्रक खाली रह गया। मुर्दा आहिस्ता से उठा और ट्रक से उतरकर बाहर निकल आया। उस गार की छत ऊंची थी। एक तरफ से किसी मशीन के चलने की आवाज आ रही थी। मुर्दा उस आवाज की तरफ चलने लगा। थोड़ा सा आगे जाकर वो एक ऐसे कमरे में आ गया जहां कई किस्म की मशीनें लगी थी और शीशे की नलकियों में नीले और लाल रंग का पानी उबल रहा था। जगह जगह पिंजरों में जानवरों की लाशें पड़ी थी। कमरे में कोई नहीं था। मुर्दा उन मशीनों के पास आकर रुक गया। उसने धुंधली धुंधली आंखों से देखा कि एक आदमी जिसके सर के बीच में एक सींग उगा हुआ है, एक मशीन पर झुका उसे देख रहा है। मुर्दा उस सींग वाले आदमी के पीछे जाकर रुक गया। जो ही सींग वाले आदमी ने पलटकर मुर्दे को देखा, मुर्दे ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। सींग वाला आदमी पत्थर सा बन गया। मुर्दे ने मेज पर से लोहे का हथौड़ा उठाकर सींग वाले आदमी के सर पर दे मारा। सींग वाला आदमी बेहोश होकर गिरा और गिरते ही उसके सारे बदन में से हल्का हल्का धुआं उठने लगा। और फिर मुर्दा ये देखकर हैरान रह गया कि सींग वाले आदमी की लाश गायब हो गई। उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। कुछ लोग अंदर आ रहे थे। मुर्दा खिड़की में से बाहर निकल गया। बाहर एक अंधेरी गुलाम गर्दिश उस दरवाजे की तरफ जाती थी जो बाहर मैदान में खुलता था। मुर्दा बाहर निकल आया। रात ढलना शुरू हो गई थी। मुर्दे ने वापस कब्रिस्तान की तरफ चलना शुरू कर दिया। काफी देर चलते रहने के बाद वो कब्रिस्तान में पहुंचा तो उसने देखा कि जादूगर उसकी कब्र पर मंत्र पढ़ते पढ़ते सो गया था। मुर्दे की बेजान आंखों में चमक सी पैदा हुई। जादूगर से बदला लेने का बड़ा अच्छा वक्त था। उसने आगे बढ़कर जादूगर को गौर से देखा। वो गहरी नींद सो रहा था और उसके हलक से हल्के हल्के खराटों की आवाज आ रही थी। मुर्दे ने जादूगर का गला दबाने के लिए हाथ आगे बढ़ाए ही थे कि जादूगर की आंख खुल गई। मुर्दा खामोशी से सीधा खड़ा हो गया। जादूगर ने मुर्दे को अपने सर पर खड़े देखा तो उसके दिल में कुछ शक सा पैदा हुआ कि कहीं मुर्दा उसे मारना तो नहीं चाहता। उसने मंत्र पढ़कर मुर्दे पर फूंक मारी। मुर्दा अपनी जगह से जमीन पर गिर पड़ा। बदबख्त मुर्दे, तेरी ये मजाल के मुझे हलाक करने की कोशिश करता है। ठहर जा, मैं अभी तुझे आग में जलाकर भस्म करता हूं। जादूगर ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया।
मुर्दे ने हाथ जोड़कर इशारों से कहा कि मुझे माफ कर दिया जाए, वो जो कहेगा वो करेगा, उसे माफ कर दिया जाए। जादूगर ने डांट कर कहा, तूने अभी तक खूनी लाश को क्यों नहीं काबू किया? मुर्दे के गले से हल्की हल्की गुर्राहट की आवाजें निकलने लगीं। इस जुबान को सिर्फ जादूगर समझता था। मुर्दे ने उसे अपनी जुबान में बताया कि वो खूनी लाश की तलाश में गया था कि एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां सिंगों वाले इंसान मशीनों पर काम करते हैं। जादूगर ने कहका लगाकर मुर्दे से कहा, अपनी बकवास बंद कर, मैं तेरे सारे बहाने जानता हूं। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि अभी वापस जंगल में जा और खूनी लाश को जहां कहीं भी हो तलाश करके मौत के घाट उतार दे। ये मेरी इज्जत का मामला है। अगर खूनी लाश का काम तमाम ना किया गया तो मेरी शोहरत पर पानी फिर जाएगा। मुर्दे ने अपनी जुबान में जादूगर से कहा कि वो अभी जाकर खूनी लाश को खत्म कर देगा। ये कहकर मुर्दा वापस जंगल की तरफ चल पड़ा। रात का अंधेरा अभी तक जंगल में छाया हुआ था। मुर्दा कब्रिस्तान से निकलकर जंगल में आ गया। वो खुश्क पत्तों पर चलता हुआ उस टीले वाली गार के मुंह पर आ गया जिसके अंदर उसे कहा गया था कि खूनी लाश रहती है। इससे पहले भी मुर्दा उस गार में आया था। वो बड़ी खामोशी से गार के अंदर दाखिल हो गया। गार में अंधेरा बड़ा गहरा था। मुर्दा गार में आगे बढ़ता गया। बाएं तरफ घूमकर वो गार की दीवार से जा टकराया। सारी गार खाली थी। खूनी लाश अंदर कहीं भी नहीं थी। मुर्दे को एक बार फिर नाउमीदी हुई। वो वापस चल पड़ा। गार से बाहर निकलकर उसने आसमान की तरफ देखा। आसमान पर बेशुमार सितारे चमक रहे थे। दरख्तों पर किसी परिंदे की आवाज नहीं थी। बड़ी सख्त खामोशी थी। मुर्दे को लाश नहीं मिली थी। वो वापस कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। अभी वो जंगल की दीवार के पास ही पहुंचा था कि एकाएकी मुर्दे के बदन में एक अलार्म सा बजा। उसे किसी लाश की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पलटकर पीछे देखा। उसकी नजरों के बिल्कुल सामने एक बड़े गुंजान दरख्त तले खूनी लाश खड़ी उसे घूर रही थी। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नीचे कमेंट्स में अपने कीमती ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।